ओके, सारे सब कुछ ठीक ठाक है ना? ओके, हाँ, ऑल सेट। तो आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर दे रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, पहले क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है तो वो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होता है, और इसका ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, ये एक कंडीशन है। अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक ना? ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड से हमें ये पता चलता है कि क्वाड मतलब इसका जो रूट्स होगा, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो 2 होगा। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होते हैं, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ऐसा होता है। और ये इसके बारे में ना हम और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ प्री रिक्विजिट है, वो हमें पहले जानना है। तो पहली बात तो प्री रिक्विजिट क्या क्या है, तो हम बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट के बारे में। तो प्री रिक्विजिट है आपका, पहले जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, और आपको जानना होगा कि वेरिएबल क्या होता है, और आपको जानना चाहिए कि कोएफिशिएंट्स क्या होता है। ठीक, ओके। तो वन बाय वन बात करते हैं। तो कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है। ओके, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर ऐसे कोएफिशिएंट किसी की रेस्पेक्ट में होता है, किसी का रेस्पेक्ट में होता है। जैसे कि मान लो ऐसा बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का साथ क्या मल्टीप्लाई में है, ए। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? ए। ऐसे सिमिलरली एक्स का कोएफिशिएंट पूछेगा तो क्या होगा? बी, क्योंकि बी एक्स मतलब बी इंटू एक्स। सो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? बी। सिमिलरली अगर बोलेगा कि एक्स इंटू जीरो सी इंटू एक्स टू दी पर जीरो, तो एक्स टू दी पर जीरो का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो वो होगा सी, क्योंकि इसके साथ सी मल्टीप्लाइड है, एक्स टू दी पर जीरो के साथ सी मल्टीप्लाइड है। ओके, तो कोएफिशिएंट तो समझ में आ गया। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे मानो 2 3 4 5 एक्स वाई जेड। अगर हम बोलेंगे कि एक्स का वैल्यू 2 है, कहीं और बोलेगा कि एक्स का वैल्यू 3 है, कहीं 4, कहीं 5, तो एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। मतलब ये चेंज हो सकता है एक्स का। कैसे चेंज हो सकता है? कंडीशन के अकॉर्डिंग। हर एक क्वेश्चन में एक्स वाई जेड और कोई भी वेरिएबल रहेगा तो उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू की बात करो तो 2 तो 2 ही रहेगा। 2 को आप 3 नहीं कर सकते, 3 को आप भी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो तो 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं। तो तीनों चीज़ क्लियर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और दूसरा कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या बोला था? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, ओके। उसके बाद हमको ये देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला गया है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो दिख रहा है कि एक्स वेरिएबल है। ठीक, हालांकि एक्स के अलावा ए बी और सी भी है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है? ये रियल नंबर्स है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होता है वो नंबर सिस्टम में हम डील करेंगे। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स मानो फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, ये सब हो सकता है रियल नंबर्स। ठीक, तो
उसके अलावा एक जो वेरिएबल है उसका अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री की बात करें तो देखो पहले हम ये जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। फिर हम अगर बी एक्स को बोलेंगे तो बी इंटू एक्स टू द पावर 1, तो यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, 1 है। सिमिलरली सी मतलब कि सी इंटू एक्स टू द पावर 0, दैट मीन सी इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स का क्या पावर है, 0 है, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पर एक्स का 2 है। जो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा, अगर हाईएस्ट पावर कहीं पर भी 2 होता है तो उस इक्वेशन का हम क्या बोलता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ऐसा होना चाहिए। दूसरा, इसका जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तीसरा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बारे में। किसके बारे में, रूट्स के बारे में। ठीक, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं। तो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री और हाईएस्ट पावर 2 होता है, इसीलिए रूट्स भी 2 होते हैं। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन का बात करें तो इसका हाईएस्ट पावर 3 होता है और इसीलिए इसका जो रूट्स होगा वो भी 3 रूट्स मिलेगा हमें। तो अभी हम क्यूबिक इक्वेशन का बात नहीं करते हैं, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं, तो इसलिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स ही होंगे और 2 जीरोस भी होंगे। तो लेट्स सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फायर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसका अगर हम रूट्स के बारे में बात करेंगे तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा बीटा 2 रूट्स है इनका, मतलब कि अल्फा बीटा छोड़ के आप किसी भी ए मेन कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। तो ऐसा बात नहीं कि आपको सिर्फ अल्फा बीटा ही मानना होगा, तो अल्फा बीटा हम जनरली ऐसे मानते हैं कि 2 रूट्स है इसका। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंडीशन लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा है, अगर मान लो इफ ए इक्वल्स टू 0 बन गया तो क्या होगा, अगर ए इक्वल्स टू 0 बन गया तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, मतलब ए 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, फिर क्या रिमेनिंग होगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर ये जो इक्वेशन बनेगा ना, ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्यों लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो आप देखोगे तो 1 बन गया, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसीलिए ना ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, अभी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। ओके, तो पहले इसका 2-3 मेथड है। पहले तो एक मिडिल टर्म मेथड है, मिडिल टर्म मेथड है, मतलब इसको ही हम फिर साइन मेथड में भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट साइन मेथड से कर सकते हैं। दूसरा, हम सीधर आचार्य का श्रीधराचार्य का श्रीधराचार्य का फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो जनरली हम साइन मेथड से करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन को और इजीली करने के लिए, क्विकली करने के लिए। फिर ऐसे भी रूट्स होते हैं जो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग नहीं निकाल पाते उतना इजीली, तो थोड़ा अर्डुअस काम हो जाता है, इसीलिए हम तब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी लगाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम अगर साइन मेथड से करते हैं तो कैसे निकलते हैं, और फिर हम
वन बाय वन दूसरे मेथड भी देखेंगे। तो पहले बात है कि साइन मेथड। तो साइन मेथड, मान लो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, प्लस प्लस तो फिर माइनस माइनस होगा, तो हम लिख देते हैं अगर प्लस प्लस रहेगा तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो प्लस प्लस रहेगा। फिर क्या देखते हैं कि दो पॉजिटिव होगा तो दो नेगेटिव होगा, फिर दो नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो दो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे हम ना जो प्रीलिम्स में सवाल आते हैं तो ऐसे मेथड से हम करते हैं तो जल्दी बन जाता है, क्विकली बन जाता है। लेकिन इसका रूट्स फाइंड आउट करने का और एक तरीका है जो सीधा अशरिया का, वो है अगर रूट मान लो अल्फा बीटा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए अल्फा बीटा इक्वल्स टू, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स बी है एक्स का कोएफिशिएंट और सी तो कांस्टेंट टर्म है। तो अगर ए बी सी, ए बी और सी इन तीनों का वैल्यू आपको पता रहेगा तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स निकाल सकते हो। हाँ, और एक बात यहाँ पर प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि इसको हम अगर ब्रेक करने जाएंगे तो एक रूट निकल के आएगा प्लस साइन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा माइनस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ऐसे भी हम इंडिविजुअल अगर इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, हालांकि कोई भी मान सकते हो, तो हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकल सकते हैं। ये दूसरा मेथड है। तो ये फर्स्ट मेथड है, और ये सेकंड मेथड है। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जब हम श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से रूट्स निकलने जाएंगे तो हम देखे थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका काम क्या है, इसका काम है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या नेचर होगा वो फाइंड आउट करने का। जैसे कि इसको हम सिंबलाइज कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी से, डी इक्वल्स टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मान लो डी ऐसा हो जाता है, एक नंबर मान लो डी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डी निकलने जाओगे उसका अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया तब रूट्स कैसा आएगा। दूसरी बात, अगर मान लो डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया तो रूट्स कैसा आएगा। अगर मान लो डी का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया तो कैसा रूट्स आएगा। तो ये जो रूट्स का जो नेचर है ना, तो वो डिटरमाइन क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो मान लो डी का वैल्यू किसी में जीरो से ज़्यादा, मतलब ये अगर नंबर लाइन जीरो यहाँ होगा तो यहाँ से पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर क्या चलता है, नेगेटिव चलता है। ठीक, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ पर +1 +2 ऐसे एकदम प्लस इन्फिनिटी तक। तो किसी भी वैल्यू लोगे, जस्ट सपोज मान लो डी का वैल्यू 23 आ गया, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो है, तब फिर क्या होगा, रूट्स कैसा होगा, तो रूट्स होगा रियल होगा, जो रूट्स निकलेगा वो रियल होगा और वो रूट्स डिस्टिंक्ट भी होगा। एक तो रियल होगा, दूसरा डिस्टिंक्ट होगा। तीसरी बात, अगर d लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा, और d इक्वल्स टू जीरो होगा तो क्या होगा। अगर d इक्वल्स टू जीरो होगा, इसके बाद पहले कर लेते हैं, इसका बात हो गया, d ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स सारे रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। लेकिन अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो फिर रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स
रूट्स कैसे आएंगे, डी इक्वल्स टू जीरो होगा तो देखो डी इक्वल्स टू जीरो मतलब नंबर लाइन में जाएंगे तो मतलब जीरो होगा, ना ही पॉजिटिव दिग में जा रहे हैं साइड में जा रहे हैं और ना ही नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, मतलब जीरो कांस्टेंट रहा है, डी इक्वल्स टू जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब जो सारे रूट्स आएंगे वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल इन द सेंस, मान लो अगर एक रूट्स अल्फा 2 होगा तो बीटा क्या होगा, बीटा भी 2 होगा। दोनों इक्वल है, हाँ है। दोनों रियल है, हाँ है। तो रियल भी होगा, इक्वल भी होगा, रियल भी होगा अगर डी इक्वल्स टू जीरो होगा। तो अगर डी लेस देन जीरो होगा तो रूट्स कैसा होगा, तो रूट इमेजिनरी होगा। क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसको कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स रूट होगा जो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ए प्लस माइनस आई बी से। तो ये हालांकि बैंकिंग के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो डी लेस देन जीरो होगा तो ऐसे याद रखना कि इमेजिनरी रूट्स होगा जो रियल वैल्यू में नहीं आएगा। ठीक, ओके। तो हमने क्या क्या जान लिया, पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और क्या क्या मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये जो बी स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर माइनस रूट के अंदर जो पार्ट है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेंट की तरह काम करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, डी के अंदर जो पार्ट है ये डी है, ठीक है। डी के अंदर जो पार्ट है ये डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर डी होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम बोलेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जैसे क्वेश्चन बनता है तो वो ज़्यादातर सम ऑफ द रूट्स में बनते हैं। नेक्स्ट, 2 नंबर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में बनते हैं। और तीसरी बात, डिफरेंस ऑफ द रूट्स में बनते हैं। ठीक, तो ये तीनों चीज़ों में क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। ये भी जान लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो इसको ना हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम किसी सीधा अशरिया का फॉर्मूला देखे थे, वहां पर अल्फा बीटा को हमने कैसे रिप्रेजेंट किए थे, ए बी सी का एक फॉर्मूला की तरह रिप्रेजेंट किए थे। ऐसे अल्फा प्लस बीटा को हम एक फॉर्मूला से ए बी सी की रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी ये जो 3 वेरिएबल है, मतलब रियल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं, तो इनको इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा मतलब कहीं भी ऐसा होगा कि सम ऑफ द रूट्स, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया होगा आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और बोला कि सम ऑफ द रूट्स निकालो, तो आप अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 रूट्स को सम करोगे, पहली बात। और 2 रूट्स का सम एबीसी की, एबीसी क्या होता है, पहली बात तो मैंने बोला था कि कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर एक्स का और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। माइनस बी, यहाँ पर क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है तो बी ऊपर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो नीचे ए लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू लिखते हैं, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या लिखते हैं, सी बाई ए, मतलब एक कांस्टेंट टर्म ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो दोनों में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो नीचे लिखते हैं। ठीक, और ये अल्फा प्लस बीटा जब सम निकलते हैं तो नेगेटिव में रहता है, अल्फा बीटा जब प्रोडक्ट निकलते हैं तो पॉजिटिव में रहता है। ठीक ना। और डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, देखो डिफरेंस हम अल्फा माइनस बीटा भी बोल सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं, इसलिए हमने ये मोड के अंदर रखा है ताकि ये पॉजिटिव में निकले। तो अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू हम बोलते हैं रूट ऑफ डी, जिसका मॉड्यूलस वैल्यू रखते हैं और बाई ए, रूट डी मॉड्यूलस वैल्यू में बाई ए। तो ऐसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स को। अभी ये कैसे आया, डिफरेंस ऑफ द रूट्स कैसे आया, ये भी हम सीधा आशया के फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, आप ट्राई करना एक बार। अल्फा बीटा का वैल्यू हमने क्या माना था सीधा आशया की फॉर्मूला से, कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक,
तो यहाँ पर एक का वैल्यू माइनस बी प्लस में जाएगा, प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरे बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो यही वैल्यू आएगा। तो ये होमवर्क है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। अगर अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करोगे और बीटा माइनस अल्फा कैलकुलेट करोगे तो देखना कि एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसीलिए ना इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव में निकलना होगा तो इसीलिए हमने मोर रख दिया है ताकि ये पॉजिटिव में निकले। तो ये तो हमने जान लिया कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या है। तो यही सारे से क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है घुमा फिरा के। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स कैसे निकलते हैं, क्या क्या लेना पड़ता है, इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या क्या लेना पड़ता है, क्या क्या साइन यूज करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या लिखते हैं। तो ये तीनों तो पहली बात जानना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि और ये भी बात करेंगे कि कैसे एग्जामिनर और किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। देखो, बैंकिंग के रिलेटेड अगर बात की तो एक तो पहली बात आपको इक्वेशन दे देगा, प्री लेवल की बात करें, फिर आपको रूट्स निकलने के लिए बोलेगा। ठीक, वो हम साइन मेथड से कैलकुलेट कर देंगे। और भी मेथड है, फैक्टर्स मेथड है, तो सीधा चिड़िया का फार्मूला भी है, तो ऐसे भी, लेकिन जल्दी में करना होता है तो हमको साइन मेथड से हम कर सकते हैं, इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे बोले कि रूट्स दे दिया, आपको अल्फा बीटा दो रूट्स दे दिया और आपको बोले कि इक्वेशन फ्रेमिंग करो, तो ऐसे भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेमिंग हो सकता है। तो तब आपको क्या करना है, आपको एक हम प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे फ्रेमिंग करना, लेकिन हालांकि वो प्रूफ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसका जिस्ट ही मतलब वो एक फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा लास्ट में, तो आपको उस फॉर्मूले को याद करके चलना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम दोनों साइड ए से डिवाइड अगर कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको। नेक्स्ट अगर मानो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, हमने कुछ पहले क्या पढ़ा था, माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये तो मार्कअप हो ही गया आप लोगों को। तो माइनस बी बाई ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, प्लस सी बाई ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा बीटा इनका रूट है तो ठीक। तो ये एक इक्वेशन फ्रेमिंग करके आ गया। तो इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट, तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस अल्फा बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको किसी भी रूट दे दे, मान लो 2 और 3 रूट दे दे आपको, ये एक इक्वेशन है उसका रूट 2 और 3 है, तो आप क्या निकलोगे, फिर अल्फा बीटा निकलोगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा तो दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, 5, और अल्फा बीटा क्या आएगा 6, और फिर इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप डाल दोगे, क्या आएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 5 इंटू एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 6 इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसे इक्वेशन आ जाएगा। तो ऐसे रूट्स हमें अगर पता चल गया अल्फा बीटा का वैल्यू, तो हमें यहाँ से हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका रिवर्स तो दोनों तरह से पूछ सकते हैं, एक रूट्स दे देगा, फिर हमें इक्वेशन निकलना होगा, ये थोड़ा सा एडवांस है, और फिर प्री में जो आता है इक्वेशन दे देता है और रूट्स निकलना होता है। ठीक ना, ओके। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस है, तो ये भी बात कर लिया हमने, ये भी बात कर लिया, ठीक है। तो फिर देखो, और कुछ पॉइंट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, एक मिनट।
ठीक, ओके। देखो और कुछ पॉइंट्स है, अगर मान लो डी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मान लो इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक, इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, तो अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या क्या आ सकता है, एक किसी भी पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा, ये तो श्योर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ऐसे भी होता है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ये सर नो। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तब जो रूट्स निकलेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया तो जो रूट्स निकलेगा वो कैसा होगा, तो वो सारे ना रैशनल होगा, वो रूट सारे रैशनल होगा। सो हम बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर रूट्स सारे रैशनल है तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक। अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जो रूट्स निकल के आएगा, तो रूट्स क्या होगा, मतलब डी का नॉन परफेक्ट, तो रूट्स क्या होगा, वो रूट्स इरेशनल होगा, वो रूट्स इरेशनल होगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका रूट्स इरेशनल होगा। तो मैंने क्या कंक्लूड किया कि अगर डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, ये तो आपको पता है कि रूट सारे क्या होते हैं, रियल होता है, डिस्टिंक्ट होते हैं, थोड़ी देर पहले ही बोला था, रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। लेकिन अगर ग्रेटर देन जीरो, रियल और डिस्टिंक्ट में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो सारे रूट्स कैसे होगा, रैशनल होगा। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो सारे रूट्स कैसे होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक, किसी भी इरेशनल होगा, ओके। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर, वाइस वर्सा मतलब कॉन्ट्रास्ट, मतलब वाइस वर्सा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट सारे कैसे होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर डी का वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट सारे इरेशनल होगा। तो ये जो सारे बात मैंने बताई है, इसका क्या अप्लाई है एग्जाम एग्जाम में, तो ऐसे ना, ठीक है, ये हमने स्मार्ट किया का कुछ क्वेश्चन लिया है, तो उसमें हम देखेंगे जी इसका एप्लीकेशन क्या है। ये जो देखो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर वो एप्लीकेबल है कि अगर रूट्स रैशनल होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर बोला है, देखो आर और एस क्या है, रैशनल नंबर्स है, तो ये भी हम डील करेंगे बाद में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूट्स अगर रैशनल और इरेशनल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसा होगा, और वाइस वर्सा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स भी कैसा होगा, ठीक है ना, ओके। और एक कंडीशन से देखो, ये भी नोट करो, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें एक एक रूट, सिर्फ ओनली वन रूट पता है, मतलब मान लो अल्फा का वैल्यू, ठीक है, ये नोन है, और जो बीटा का वैल्यू है, दूसरा रूट की बात कर रहे हैं, जो बीटा का वैल्यू है वो अननोन है, ठीक। तो कई बार क्या होता है, एक अगर आपको एक भी रूट मिल गया ना, तो वो रूट आप एक्स की जगह अगर रख दोगे इस इक्वेशन में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस किन वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, दिख रहा है, जिसका हाईएस्ट पार्ट 2 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अल्फा का वैल्यू जो नोन है, मतलब जो नोन वैल्यू है वो अगर रख दोगे तो यहाँ से ना कुछ कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिल सकता है, ये भी बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे फ्रेमिंग करता है कि मान लो वो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू दे देगा, बी का वैल्यू दे देगा, ठीक, ये बी का वैल्यू दे देगा और सी के जगह मान लो एम लिख देगा, तो हमको आपको एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए देखो नोन है, बी नोन है, और यहाँ पर एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी का सी का क्या दे रखा है, एम, तो एम फाइंड आउट हो जाएगा, समझे। हम क्या बोलने जा रहे हैं कि अगर अल्फा हमें नोन होगा तो हम एक्स के जगह रिप्लेस कर सकते हैं उस अल्फा को, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर 2 होगा तो इस इक्वेशन में हम 2 एक अल्फा एक्स के जगह 2 रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा है बीटा, ये दो रूट्स है,
हालांकि बीटा का हमें नहीं पता अभी तक, अल्फा का पता है सिर्फ, ये नोन है। तो किसी भी रूट अगर आपको नोन है, मतलब आप जानते हो कि उसका रूट क्या होगा, तो उस रूट को आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सेटिस्फाई करा सकते हो, मतलब एक्स की जगह रिप्लेस करा सकते हो ना। तो इसकी रिलेटेड भी क्वेश्चन है एक यहाँ पर, देखो ये जो लिखा है ना, a quadratic equation with missing values given below if the smallest root of the equation is 5। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका एक रूट, मतलब दो ही रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो अब बोल दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होगा, और एक रूट जो स्मॉलेस्ट है, दो रूट में से जो एक रूट स्मॉलेस्ट है वो दिया हुआ है 5। ठीक, तो यहाँ पर हम एक्स की जगह पुट कर देंगे तो 5 तो निकल के आ जाएगा ना। तो ये बात कर रहे हैं कि कई बार ना जब क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है तब आपको एक्स का किसी भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, और उसको आपको फाइंड आउट करना होता है कि अल्फा पुट करो, बीटा पुट करो, जो भी रूट्स नोन है आपको। तो ये बात को भी आप ध्यान रखना, ताकि यहाँ से भी कुछ वेरिएबल्स निकल सकते हैं। ठीक, ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलो। तो पहले की बोला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है विथ मिसिंग वैल्यूज, स्मॉलेस्ट रूट इसका 5 है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या बोला है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ जो दिया हुआ है, और यहाँ पर देख रहा हूँ कि एम अगर निकल जाएगा ना तो इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, ओके। तो पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, 5x माइनस 23 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस एम, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहली बात तो, और x का वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं क्योंकि एक वैल्यू हमें पता है। ओके, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो। 23x प्लस 3x प्लस 3m इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। इसको इस साइड ले लेते हैं डायरेक्ट, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा राइट साइड। ओके, तो फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस 26x आएगा, और ये भी एक्स है ना तो 29x आएगा फिर। ओके, प्लस 3m इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, तो अभी एक्स का वैल्यू, एक रूट का वैल्यू पता है ना, m तो पुट कर देंगे, मतलब 5 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 29 इंटू 5 प्लस 3m इक्वल्स टू 0। ओके, 25 माइनस 29 इंटू 5 प्लस 3m इक्वल्स टू 0, तो इसको इधर ले लेंगे हम। 3m इक्वल्स टू क्या होगा, 5 कॉमन आ जाएगा 29 से, और माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो 5 इंटू 24, ठीक, 5 इंटू 24, और m का वैल्यू अगर निकलने आएगा तो 3y हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 8 ज़ा 40, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो m का वैल्यू अगर 40 आ जाएगा तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, m का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 इंटू 40 प्लस m स्क्वायर 1600 प्लस 3 टू दी पर 1/10 इंटू m मतलब 40, सो क्या आ जाएगा 200 प्लस 1600 प्लस ये 0 0 कैंसिल आउट, 3 टू दी पावर 4 क्या होता है 81 होता है। तो अब ये कैलकुलेट कर लेना क्या होगा, 16 17 18 सो 81 ऐसे के करीब आएगा कुछ। ठीक, ऐसे करीब कुछ आएगा 1881। एक बार देख लेते हैं कोई गलती किया है कि नहीं। एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 23 प्लस 3x प्लस m 4x स्क्वायर प्लस 3x 5x स्क्वायर माइनस 23x। ओके, 5x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3x प्लस 3m माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, तो फिर देखें एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 6 क्या चाहिए 3x, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया। तो ऐसे गलती ना करो आप, यहाँ से भी सीख मिलता है कि आप ध्यान दे के करो।
ओके देखो, सो 5x² माइनस 23x प्लस 3x प्लस 3m इक्वल्स टू 4x² प्लस 3x, फिर ये देखो 3x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और x² इधर आ जाएगा तो माइनस 23x प्लस m इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद x का वैल्यू आप 5 यहाँ पर पुट कर दोगे तो 25 आ जाएगा, 23 इंटू 5 प्लस m हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट अब अगर m निकलने जाओगे तो 23 115, तो 115 माइनस 25 हो जाएगा, फिर 0 90। ठीक, 90 आ जाएगा, एम का वैल्यू अगर 90 आ गया तो 5 इंटू 90 मतलब 450 हो जाएगा इसका वैल्यू, 450 प्लस एम स्क्वायर मतलब 8100 प्लस 3 एम स्क्वायर मतलब 90 ना, ओ यहाँ पर 3m है, ठीक है, तो 3m है। ओके, तो 3 मतलब 30 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और ओके, तो ये दिया हुआ है 5x² 23x प्लस 3x प्लस 3m इक्वल्स टू 4x² प्लस 3x, ये x एलिमिनेट हो जाएगा, और x² माइनस 23x प्लस 3m इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 पुट करोगे तो फिर 25 माइनस 23 इंटू 5 प्लस 3m इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर हम m का वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो 30 आएगा, m यहाँ से पुट कर देंगे तो 5 इंटू 30 प्लस 900 प्लस 3 टू दी पर 1/10 इंटू 30, क्या निकल के आएगा 150 प्लस 900 प्लस 3 क्यूब मतलब 27, सो 1077, ये आंसर बन जाएगा। ठीक, ओके, चलो दूसरा भी है, दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, देखो यहाँ पर ये देखा कि x का अगर कोई भी रूट देगा तो हम वो इस इक्वेशन में पुट करके हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ये सीखा। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलो हैज टू रूट्स k और n, और k इक्वल्स टू 2.5, तो k का वैल्यू दिया है 2.5। ओके, और दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक k है और एक n है। ओके, 5x² प्लस 88x प्लस p इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर कोई भी रूट्स तो नहीं दिया हुआ ना, तो रूट्स तो दिया हुआ है क्या, ठीक है, के आर एन बोला है और रूट्स का वैल्यू भी दिया है, तो हम पुट करके p का वैल्यू भी निकल सकते हैं। चलो निकलते हैं, 5 इंटू 2.4 मतलब क्या होता है 24/10 मतलब 12/5, तो 12/5 का होल स्क्वायर करते हैं प्लस 88 इंटू 12 और 5 प्लस p इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से p का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कैसे, 12 का स्क्वायर करेंगे, ये 5 इंटू 144/25 प्लस 88 इंटू 12/5 प्लस p इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट्स दिया है k और n, यहाँ पर k का वैल्यू बोल दिया है। ठीक, तो अगर ये निकल के जाओगे, देखो ये एक लेबोरियस प्रोसेस हो जाएगा, और इसको अवॉइड करने के लिए आप और भी एक मेथड कर सकते हो। क्या, यही सिखाने जा रहा हूँ कि देखो, अगर बार बार अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि एक रूट मिल गया तो हम यहाँ पर सेटिस्फाई कर देंगे, तो ये हर बार मत करना। ठीक, पहले देख लेना कि कौन सा इजी रहेगा। ठीक, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे कि देखो, अगर हम ऐसे निकल गया के प्लस एन, प्रोडक्ट और सम, ये दोनों निकाले पहले, तो सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 88 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, और माइनस में 88/5। ओके, के निकलने जाएंगे तो p/5। ठीक, ओके, फिर हमका के का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर अगर के का वैल्यू पुट कर देंगे,
तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये कितना ईजी रहेगा, हाँ कि नहीं। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करने जाओगे ना p का वैल्यू, तो सिर्फ p का वैल्यू मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ से अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा, और kn का वैल्यू अगर मिल गया आप इक्वेशन में डाल दोगे तो आप सारे रूट्स निकल आ जाएगा। और kn मतलब क्या होता है p, ठीक, kn आ गया तो p इक्वल्स टू क्या होगा 5kn होगा। kn अगर आ गया तो p का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो ना यहाँ से। तो पहले हम दूसरी स्लाइड पर देखते हैं, k प्लस एन माइनस 88/5 है, ओके, k प्लस एन 88/5 है, और के एन का वैल्यू क्या था, एक बार देख लेते हैं, के एन का वैल्यू क्या था, p/5 है, ओके, के एन का वैल्यू p/5 है, ठीक। और के का वैल्यू क्या था 24/10 था, मतलब 12/5, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एन निकल के निकलेंगे तो 88/5 माइनस इन के हो जाएगा, माइनस के मतलब 12/5, मतलब नीचे में 5 और ऊपर 76/5, तो एन भी निकल के आएगा। तो के इंटू एन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एन है और ये के है, इक्वल्स टू p/5, तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर p का वैल्यू क्या आएगा 76 इंटू 12/5 आ जाएगा, तो p का वैल्यू भी यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं हम। अगर हम ये करने जानते तो जैसे कि ये इस इक्वेशन से, तो हालांकि निकल जाता, लेकिन ये क्या होता लेबोरियस हो जाता, तो यहाँ से हम नहीं निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा देख लेना कि कहाँ से, थोड़ा सा एक माइंड मैप कर लेना कि कहाँ से जा सकते हैं कि थोड़ा सा इजीली निकल के आए, ठीक ना। तो देखो ये बात है कि पी का वैल्यू भी आ गया, के का वैल्यू भी आ गया, एन का वैल्यू भी आ गया, ठीक, ओके। तो अगर इन तीनों का वैल्यू आ गया ना, तो आप यहाँ से बोला है व्हेन p इज डिवाइडेड व्हेन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, p डिवाइडेड बाई n, p डिवाइडेड बाई n, मतलब देखो p डिवाइडेड बाई n, p को अब 76 प्लस 12/5, इसको आप डिवाइड करोगे n से, मतलब 5/76, तो 12 आ जाएगा, ओके। स्टेटमेंट 1 निकल के आ गया, तो स्टेटमेंट 1 12 है, मतलब क्या बोला है एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो ये ट्रू हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x इज एडेड टू n स्क्वायर, तो पहले n स्क्वायर करो, उसके बाद कोएफिशिएंट x का क्या है, x स्क्वायर का क्या है 5 है, तो 5 है, 5 ऐड कर दो, n स्क्वायर का n का स्क्वायर करो, फिर कोएफिशिएंट ऐड कर दो, n का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 76/5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 ऐड कर देंगे, ओके। तो क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि गिव्स ए नंबर लेस देन 404, तो ये जो नंबर देगा ना, ये लेस देन क्या होगा 404 होगा, ये ट्रू होगा कि चेक कर लेना कैलकुलेट करके, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर देखो व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x, ये तो हो गया 2n² प्लस p, ये भी चेक कर सकते हो। तो पहले तो मैंने चेक कर दिया 1 और 2 3 आप लोगों के लिए होमवर्क रख दिया, तो इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट, p क्यू और 2 रूट्स बोला है, अब इक्वेशन 1 एंड r है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा, रैशनल नंबर्स का मैंने बोला है कि d क्या आएगा, d आएगा परफेक्ट स्क्वायर, तभी रूट्स रैशनल होगा, तो आर एस रैशनल नंबर्स बोला है। तो पहले पढ़ लेते हैं, पी क्यू आर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, तो इसका रूट्स क्या है p और q है, और आर आर एस 2 रूट्स है किसका, दूसरे नंबर इक्वेशन का, और यहाँ पर बोला है ना r छोटा है एस से, मतलब ये r लेस देन एस है, और p ग्रेटर देन q है, p ग्रेटर देन q है, ये भी ध्यान रखना है, ओके। और क्या क्या बोला है, a लेस देन 50 और b लेस देन 20, ओके। स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, फिर देखो 2 का रो रूट्स है ऑर्डर एस, इनमें से स्मॉलर क्या है r, ओके। तो यहाँ पर बोला है स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2, तो क्या ले लिया r, ये जो है 50% मोर है, मतलब 1/2 मतलब 3/2, ठीक है, 50% मोर है, किससे है, लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो 1 का लार्जर रूट क्या है p, इससे p से, ठीक। सो r बाई पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, r बाई पी का वैल्यू आ जाएगा 3/2, तो ये एक कंडीशन बन के आ गया, तो यहाँ पर इसको रख देते हैं।
फिर हमको क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन विथ रूट्स ए एंड बी, फाइंड द इक्वेशन विथ रूट्स ए 60 मैंने फाइंड द इक्वेशन विथ रूट्स इक्वेशन रूट्स ए एंड बी, ओके ठीक है, ए बी, फाइंड द इक्वेशन विथ रूट्स ए बी, ओके। तो ए बी दो वैल्यू दिया हुआ है, दो वैल्यू निकलेगा, ए बी का वैल्यू निकलना है हमको। फिर इस ए बी से एक इक्वेशन फ्रेमिंग करना है, जैसे कि मैंने बोला था कैसे इक्वेशन फ्रेमिंग करना है, कोई भी रूट दे देता तो ए बी का हमें वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, और ए कैसा आएगा 50 से छोटा आएगा, और बी कैसा आएगा 20 से छोटा आएगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट कैसे निकल सकते हैं, पहले इक्वेशन को देखो, पहले इक्वेशन का रूट्स पी क्यू है, तो सम ऑफ द रूट्स निकलेंगे, पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस है, माइनस बी मतलब माइनस ए है, बाई ए 15 मतलब क्या आ जाएगा, ए बाई 15 आ जाएगा, ओके। और पी क्यू निकलने जाएंगे, क्या आएगा, सी बाई ए मतलब 40/15, 40/15 क्या होता है, 5 8 से 5 3 मतलब 8/3 होता है, ओके। फिर दूसरे इक्वेशन का निकलने जाएंगे, तो उसका रूट्स क्या है, आर और एस है, तो सम ऑफ द रूट्स निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकलेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, b/2 आ जाएगा, क्लियर, ओके। फिर यहाँ पर क्या बोला है, आर इज आर रैशनल नंबर, ये बहुत बड़ा हिंट्स है, आर एंड एस आर रैशनल नंबर, इससे हमें क्या और एक चीज पता चलता है कि पहले वाले इक्वेशन का जो रूट्स आर एस है ना, सॉरी दूसरे वाले इक्वेशन का जो रूट्स आर और एस है, तो इस दूसरे वाले इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकलने जाएंगे, तो इसका रूट रैशनल है, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर दूसरे वाले इक्वेशन का मतलब 2y² माइनस by प्लस 20 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकलने जाएंगे तो b² माइनस 4ac, मतलब यहाँ पर b² का वैल्यू तो b है, माइनस b² माइनस 4a और c है, ओके। सो b² माइनस 160, तो ये क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू, इस पूरे के वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, 160 तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन बी के तो हम चेंज कर सकते हैं, तो बी का ऐसा वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है जो क्या बोला है 20 से लेस है, बी का वैल्यू जो 20 से लेस है, ठीक। तो 20 से लेस है बी का वैल्यू, ऐसे बी का वैल्यू लेना है। लेकिन जब उससे बी को स्क्वायर करके 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो क्या होगा, देखो पहली बात तो b² से 160 सब्सट्रैक्ट करना है, अगर 160 सब्सट्रैक्ट करना है तो b² का वैल्यू क्या होगा, 160 से ग्रेटर होना चाहिए, b² का वैल्यू 160 से ग्रेटर होगा तभी ना इसका वैल्यू कोई परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। अगर b² का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर लाना है तो 160 से ग्रेटर, तो 160 से ग्रेटर तो b का वैल्यू कैसे लाना है, कैसे एज्यूम करना है, 12 तो 144 आएगा, b² का वैल्यू वो तो नहीं होगा, 13 161 आएगा b² का वैल्यू, तो ये हो सकता है। फिर 160 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। फिर 14 को हम चेक कर लें, तो 14 मतलब 196 b², और यहाँ से 160 आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 36 आ जाएगा। तो ऐसे आपको ना वैल्यू चेक करते जाना है कि कितना तक, बी का वैल्यू 20 के ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन 20 का 20 भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि इक्वल टू बोलना चाहिए था तभी 20 का इक्वल होगा, तो 20 से लेस होगा, मतलब 90 तक आपको चेक करना है। अगर आप 90 तक चेक करोगे तो ये देखोगे कि बी का वैल्यू जब आप पुट करोगे 13 14 15 16 17 18 19 तक, सिर्फ 13 और 14 यही दो वैल्यू मिलेगा, सिर्फ यही दो वैल्यू मिलेगा, जिससे कि b² माइनस 160 मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ठीक, इसका वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम और भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो हमने क्या देखा, b का वैल्यू अगर 13 होगा, ये एक केस है, b का वैल्यू और 14 होगा, तो ये भी पॉसिबल है। अगर b का वैल्यू 13 होगा, b का वैल्यू अगर 13 होगा, मान लो b का वैल्यू 13 है, ठीक, तो
डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक, ओके। बी का वैल्यू हमें पता चल गया है, पहली बात तो अगर बी का वैल्यू हमें पता चल गया है तो इस दूसरे इक्वेशन में हम अगर डाल देंगे तो दूसरे इक्वेशन से हम दोनों रूट्स निकल सकते हैं, मतलब आर और एस निकल सकते हैं ना। तो दूसरा इक्वेशन 2y² माइनस by प्लस 20, तो 2y² माइनस by प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर b का वैल्यू 13 पुट कर देंगे, है कि नहीं। और देखो यहाँ पर दिया है 2a² माइनस by प्लस 20, है ना, तो हम पुट कर दिए। और दूसरा हम b का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2y² माइनस 14y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ना दो रूट निकल के आएगा, और आर और एस बोला था दो रूट है, देख लो एक बार, आर और एस बोला था दो रूट है, यहाँ पर एस क्या है, ग्रेटर है, ठीक, एस ग्रेटर है, एस ग्रेटर है आर से, ओके। तो माइनस प्लस 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 साइन रूल से करते थे, तो 48 और 5 और बाई 2 हो जाएगा, मतलब एक रूट 4 होगा और एक रूट 2.5 होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा, 10 और 4 आ गया, ठीक, बाई 2 करेंगे तो एक रूट 7 एक रूट 2 आ जाएगा। अभी देखो इनमें से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो ये एस का वैल्यू हो जाएगा, इनमें से छोटा आर, ओके, इनमें से बड़ा ये एस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अभी देखो क्या बोला है, और एक बार जाओ इक्वेशन में, आर एंड एस आर रैशनल नंबर्स बोला है, और ए लेस देन 50 बोला है। और स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 50% मोर देन द लार्जर रूट। अच्छा, आर बाई पी का वैल्यू 3/2 बोला है, तो यहाँ से आर का वैल्यू तो पता चल गया ना, आर का वैल्यू पता है, आर इक्वल्स टू 3/2 इंटू पी, आर इक्वल्स टू 3/2 इंटू पी, आर इक्वल्स टू 3/2 इंटू पी। तो फिर पी क्या होगा, पी होगा 2/3 इंटू आर, आर मतलब यहाँ पर क्या है 25/10 है, ठीक। तो यहाँ से 50/30 मतलब 5/3 आ जाएगा आर का वैल्यू, पहली बात। अगर ये सेम चीजें हम यहाँ पे करें, आर इक्वल्स टू 3/2 इंटू पी, सो फिर 3/2 इंटू पी, पी तो निकलना है ना, आर क्या है, आर यहाँ पर 2 है, सो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी पी का वैल्यू क्या आएगा, 3/2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मे बी कोई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, देखो, हाँ, आर इक्वल्स टू क्या है 3/2 इंटू पी है, सो पी इक्वल्स टू क्या होगा 2/3 इंटू आर होगा, सो 2/3 इंटू आर मतलब 25/10, सो क्या आ जाएगा 25 मतलब ऊपर 50 और नीचे 30, मतलब 5/3 आ जाएगा ना, 5/3 आ जाएगा पी का वैल्यू, यहाँ पर पी का वैल्यू 4/3, ठीक है, ठीक है, ओके। तो पी का वैल्यू आ गया, ठीक। तो देखो आर और एस का वैल्यू भी आ गया, पी का वैल्यू भी आ गया, ठीक। पी का वैल्यू जब आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पी का वैल्यू जब आ गया तो एक रूट का वैल्यू आ गया, तो हम पहले इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हम यहाँ से ए का वैल्यू निकल सकते हैं। और पहले इक्वेशन क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर एक रूट मिल गया तो हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो 15x² माइनस ए एक्स प्लस 40, 15x² माइनस ए एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0, 15x² माइनस ए एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो पहली बात देखो यहाँ पर p 5/3 पहले केस में आ गया और दूसरे केस में 4/3, p 5/3 और दूसरे केस में p 4/3, ओके। तो p का x की जगह p का वैल्यू पुट कर देते थे 15 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 4/3 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर निकल के जाएंगे
एक्स की जगह 5/3 रख देंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ए इंटू 5/3 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, फिर यहाँ से ए का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से भी ए का वैल्यू मिलेगा, तो 15 इंटू 25/9 ओके प्लस 40 इक्वल्स टू 5a/3। दोनों साइड 5 से एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा 5 এখানে 8 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, और पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, 72 आएगा, 3a आएगा, और फिर 147/3 ए का वैल्यू आएगा, तो 49 ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ओके, ए का वैल्यू यहाँ पर 49 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे, 15 इंटू 16/9 माइनस 4a/3 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। फिर 4a/3 क्या आएगा, 4a/3 आएगा 15 इंटू 16/9 प्लस 40 इक्वल्स टू ठीक है 40 ये आएगा, ओके। फिर 3 से इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको 5 से एलिमिनेट करेंगे, सो 80/3 प्लस 40। सो देखो 4 से एलिमिनेट कर देंगे तो क्या आएगा, a/3 का वैल्यू क्या आएगा 20/3 प्लस 10 मतलब 50/3। सो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ गया 49 आ गया। और यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया हुआ है, देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है लेस देन 50 है, ए का वैल्यू लेस देन 50 है, ओके ओके। ए का वैल्यू लेस देन 50, ये हाँ ये लेस देन 50 है, ये लेस देन 50 नहीं है, मतलब ये जो केस है ना, दूसरे वाले जो केस है ये केस वैलिड नहीं है। अगर वैलिड होता तो ए का वैल्यू 50 नहीं आता, क्योंकि ए का वैल्यू क्या बोला है लेस देन 50, लेस देन 50 का मतलब क्या है, ए का वैल्यू 50 से छोटा है और 50 नहीं है, 50 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। और यहाँ मतलब छोटा तो आ रहा है 50 के 49, तो ए का वैल्यू 50 से छोटा है, तो ये केस सिर्फ ये केस वैलिड है, तो हम इस केस को एलिमिनेट कर देंगे दूसरे वाले केस को। तो फिर फ्रेश से हमारे पास क्या का वैल्यू आ जाएगा, देखो पी क्यू पी का आर का क्या क्या रूट दिया हुआ था एक बार देख लेते हैं, पी और यहाँ पर पी क्यू और आर एस, ओके। तो पहले पी क्यू आ जाएगा यहाँ से और आर एस, इन चारों का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। तो पी का वैल्यू क्या आएगा 5/3 आएगा, और आर का वैल्यू जब 2.5 होगा, आर का वैल्यू जब 2.5 होगा तब पी का वैल्यू 5/3 होगा, ओके। फिर ए का वैल्यू भी आ गया ना, ए देखो 49 और बी 13, ओके। ए 49 आ गया, बी 13 आ गया, तो क्यू एस भी निकल सकते हैं, क्यू 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 क्यू, ये देखो पी क्यू 8/3 दिया हुआ है, यहाँ से क्यू का वैल्यू भी पी का वैल्यू पुट करके निकल सकते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू 8/3, पी क्यू इक्वल्स टू 8/3, ओके। सो पी क्यू इक्वल्स टू 8/3 होगा, सो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/3, इधर बाई पी हो जाएगा, बाई पी मतलब 3/5 आ जाएगा, मतलब 8/5, क्यू का वैल्यू 8/5 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर क्यू का वैल्यू 8/5 आ जाएगा, ओके। और पी का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया, और एस का वैल्यू देखो, एस का वैल्यू तो यहाँ पर 4 आ गया था, ओके। एस का वैल्यू निकल के आ गया, तो पी क्यू आर एस ए बी सारे वेरिएबल्स का वैल्यू निकल के आ गया। तो हमको बोला क्या था कि हमको बोला था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रूट्स ए एंड बी, तो ए और बी का रूट्स होगा जो उसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस इसको सम करो, सम मतलब ए प्लस बी होगा, 49 इंटू 13 62,
प्रोडक्ट बार करो इसका तो ए बी होगा, ए बी मतलब 49 इंटू 13 हो जाएगा। सो सम ऑफ द रूट 62x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 49 इंटू 13 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन फ्रेमिंग करके आ गया। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो मैंने जो जो सिखाया, एक इक्वेशन फ्रेमिंग कैसे करना है उसका भी एप्लीकेशन दिखा दिया। फिर सेटिस्फाइंग वाला केस है, जैसे कि हमने यहाँ पर सेटिस्फाई किया है रूट्स को, ये भी दिखा दिया। और सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे यूज होता है ये भी दिखा दिया। ठीक, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है ये भी दिखा दिया आपको। और बाकी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको तो बता ही दिया है। ठीक ना, ओके। सो ऐसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात आता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पड़ता है, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम निकालते हैं तो कैसे निकलती है। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलने के लिए ना तीनों मेथड है। एक आप चाहो तो फॉर्मूला से कर लो। दूसरा नंबर, आप पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन को आप पहले एक फैक्टर, एक पार्ट को आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की फैक्टर में ले, परफेक्ट स्क्वायर में लेको। मतलब जैसे कि देखो x माइनस पी उसका होल स्क्वायर प्लस किसी भी कांस्टेंट। ठीक, ऐसे लिखो, ऐसे रिप्रेजेंट करो उसको, किसको, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। फिर कंपैरिजन करके आप यहाँ से निकाल लो मैक्सिमा मिनिमा जो भी बोला होगा। ये तो 2 हो गया। और 3 नंबर है जो आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। ठीक, आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। तो इन तीनों में से आप किसी भी तरह से निकल सकते हो। ये तीनों प्रोसेस है, तीनों मेथड है जिस मेथड से आप निकल सकते हो। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम बोलेंगे तो कैसा होगा। देखो अगर ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, तो आपको पता है इधर वाई अपोजिट मतलब वाई नेगेटिव होगा, और यहाँ एक्स डैश मतलब एक्स का नेगेटिव एक्सिस होगा। ओके, ये तो ओरिजिन होता है सेंटर में। फिर देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी बताता है। ठीक, तो अगर डी का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा आपको पता है, डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो क्या होगा आपको पता। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा ना तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब एक कंडीशन बन के आता है ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसे भी हो सकता है ए का वैल्यू लेस देन 0 हो। अगर मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और वो ए है और इस ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तब जो गैप बनता है ना, तो गैप कैसे बनता है, वो एक पैराबोला होता है। पैराबोला से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो यू शेप्ड में होता है। ठीक, तो डी ग्रेटर देन 0 जब होता है तब रूट्स क्या क्या होता है, हमने बोला था डिस्टिंक्ट होता है, रियल होता है, लेकिन 2 रूट निकल के आता है। ठीक ना, डी ग्रेटर देन 0 जब होता है 2 रूट निकल के आता है, और ए ग्रेटर देन 0 जब होता है तब ग्राफ क्या बनता है, देखो ऐसे ग्राफ बनता है। एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, ठीक, 2 पॉइंट पर कट किया। कब, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अगर जब ए लेस देन 0 होगा तब ये जो शेप है ना यू पैराबोला टाइप का, तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स डैश एक्सिस को। ठीक, अगर ये 2 एक्सिस में कट क्यों करता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है।
अगर हम अल्फा बीटा को रूट्स में कंसिडर करें तो ये जो पॉइंट है इसको हमने अल्फा काउंट कर लिया, ये जो बीटा है इसको हमने बीटा काउंट कर लिया। दो रूट्स आएगा, कब आएगा? दो ही रूट्स डिस्टिंक्ट होगा, कब होगा? दो ही रूट्स रियल होगा, कब होगा? जब d ग्रेटर देन 0 होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पहला वाला का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर a लेस देन 0 होगा तो सेकंड वाला का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर पहले वाले का ग्राफ a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो एक चीज देखो, जो ये जो वैल्यू लेगा ये तो ऊपर में चलते ही जाएगा ना ऊपर में, तो ऊपर में इनफाइनाइट तक जा सकता है, ऊपर में इनफाइनाइट तक जा सकता है। मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट होगा। मतलब ये कभी किसी भी वैल्यू ले सकते हो आप, मैक्सिमम इसका कोई भी वैल्यू ले, वो मतलब मैक्स टू मैक्स अगर लोगे तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका मिनिमम वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या होगा? इससे तो नीचे नहीं आएगा ना, इस पॉइंट के नीचे तो नहीं आएगा। और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और इसी वर्टेक्स से ना हम मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखो, मिनिमम वैल्यू याद करने के लिए आप पहले इस ग्राफ को देखो, यू शेप लाइक पैराबोला को। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अगर हम इस यू को दो सेक्शन में डिवाइड कर दें, जैसे इस यू को हम एक मिनट, एक मिनट, ओके चलो हम फ्रेश से समझते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा इशू आ गया था। ओके, हम फ्रेश से समझते हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके ओके, फ्रेश से समझते हैं। देखो, पहली बात, डी ग्रेटर देन 0 तो ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 और ए लेस देन 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 होगा मतलब ये पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है नंबर लाइन में? ये 0 और ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ में अगर देखने जाए तो यू दोनों पॉइंट में कट करेगा। यहाँ पर दोनों पॉइंट में एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ठीक, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ओके, और इसका जो हम अगर सिमेट्री करेंगे, मतलब एक्स को हम दो साइड में डिवाइड कर देंगे, इक्वली दो साइड में डिवाइड कर देंगे, तो देखो इस पार्ट का मिरर इमेज दूसरे साइड में दिखेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर यू है, अगर इसको आप यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो इस पार्ट और इस पार्ट, मान लो यहाँ पर एक इस डॉटेड लाइन पे एक मिरर रखा हुआ है, इस डॉटेड लाइन पे एक मिरर रखा हुआ है, मतलब इस पार्ट का रिफ्लेक्शन कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये मिड पॉइंट है। सो फिर यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे ये मिड पॉइंट को, हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से। ठीक, लेकिन हमें समझना ये है कि अगर डी ए ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर वैल्यू ऊपर तो कहीं भी जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है इनफिनाइट टाइम्स तक, लेकिन मिनिमम जो वैल्यू आएगा यहाँ तक ही आएगा, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक, और यहाँ जो पॉइंट करता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब माइनस बी बाई 2a
माइनस b/2a, और दूसरा रूट d/4a माइनस d/4a। ठीक, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस d/4a। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इससे माइनस b/2a से क्या पता चलता है, माइनस b/2a से क्या पता चलता है, माइनस b/2a से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों पता चलता है। और माइनस d/4a से ये पॉइंट माइनस b/2a से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट में है वो पता चलता है, और माइनस d/4a से उसका वैल्यू दे देता है जो मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम ये सोचेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसे आएगा। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ग्राफ जा रहा था ऊपर इनफाइनाइट टाइम्स तक, मैक्सिमम तो वैल्यू इनफाइनाइट होगा, पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस d/4a। पर किस पॉइंट में होगा, माइनस b/2a पॉइंट में होगा। अगर a लेस देन 0 होगा, मतलब मानो ऐसा होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x² का वैल्यू तो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, इस साइड पर हम बना देते हैं, देखो ऐसा बनेगा ग्राफ, यहाँ पर 2 पॉइंट करेगा अल्फा बीटा। इस साइड करेगा, सोचो, तब तो ऊपर तो पॉजिटिव ले लेगा ना, तो ऐसा नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा फिर, ग्राफ बनेगा ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो फिर नेगेटिव साइड में बनेगा क्योंकि a लेस देन 0 है, और u ऐसा बन रहा था इधर, और इधर उल्टा u ऐसा बनेगा। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू अगर लेने जाएंगे तो मैक्सिमम तो यहाँ पर ही आ जाएगा, लेकिन मिनिमम तो यहाँ पर चलते जाएगा ना, तो मिनिमम तब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बट मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, माइनस d/4a। लेकिन किस पॉइंट में होगा, अगर ठीक है कोई एक पॉइंट में होगा ना, किसी ना किसी पॉइंट में होगा, तो उसका वैल्यू हम माइनस b/2a से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला मेथड से आप कर सकते हो। दूसरा है, किसी भी अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मान लो x² माइनस x² माइनस 2ab प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ऐसा x² माइनस 5x प्लस 16 इक्वल x² माइनस 6x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगा, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो इसका क्या वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा और मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो पहले देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो फिर क्या वैल्यू आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। तो फिर कैसे निकल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला मेथड से हम निकल सकते हैं, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकल सकते हैं, और दूसरा मेथड हम इसको फैक्टर बना लेंगे। कैसे, देखो x², इसको ऐसे ब्रेक करना है, x² माइनस 2ab प्लस b तो ये माना है ना, b² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। फिर इसको यहाँ तक a माइनस b का होल स्क्वायर में लिख देंगे प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो पार्ट है परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला जो पार्ट है, अगर ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो इसका हम मिनिमम कम से कम वैल्यू क्या ले सकते हैं, इसको देखो, इस इक्वेशन को अगर हम मिनिमम वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं, तो इस परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्ट को हमको 0 करना है। ठीक, क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है, 7 को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो इस इक्वेशन कब मिनिमम आएगा, जब x माइनस 3 होल स्क्वायर ये जब मिनिमम हो जाएगा,
तो इसको हम मिनिमम में अगर कर देंगे सबसे तो 0 लेना पड़ेगा, अगर 0 लेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और एक दूसरा मेथड है डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि मान लो अगर x वेरिएबल है और उसका पावर n है और आप डी एक्स ठीक है इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक, क्योंकि x वेरिएबल है तो आपको x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो क्या आया है, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक, आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे इस इक्वेशन को हम देखें, मानो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम एफ एक्स फंक्शन एक्स मान लेते और डिफरेंशिएशन करते हैं डी डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, तब क्या आएगा, देखो एक्स टू दी पावर n मतलब 2 इंटू एक्स टू दी पावर n-1 मतलब एक्स का पावर 1 माइनस और कांस्टेंट टर्म 6 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म में और एक चीज़ याद रखो, अगर डी डी एक्स कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो डी डी एक्स 16 तो उसका वैल्यू तो 0 हो गया ना, 2x माइनस 16, ठीक, तो 2x माइनस 16, 2x माइनस 16, तो अगर 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा, 6/2 मतलब 3। तो x इक्वल्स टू 3, इस वैल्यू में अगर आप x का वैल्यू 3 लोगे ना, अगर आप x का वैल्यू 3 लोगे तभी इसका क्या वैल्यू पाओगे, मिनिमम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू पाओगे। जैसे कि 3 स्क्वायर कर दो, माइनस 6 इंटू 3 प्लस 16, 9, 18 प्लस 16, 9 माइनस 2 मतलब 7। तो मिनिमम वैल्यू देखो 7 निकल के आ गया, किस पॉइंट में, 3 पॉइंट में। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो तीनों मेथड में आप कर सकते हो, किसी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो यहाँ तक रखते हैं, बाकी प्रैक्टिस करो, सब कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। चलो बाय, टेक केयर।